न्यूटन ने अपने गति के नियमों में जो नियम दिए गए वो तीन नियम दिए गए। अर्थात न्यूटन ने अपनी गति के तीन नियम दिए। उन गति के तीन नियमों में से हम आज चर्चा करेंगे गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अनुसार उसका स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर हम देखते हैं। तो न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग में यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। जो संवेग में जो परिवर्तन की डायरेक्शन होती है वो भी फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अब यहाँ पर यदि हम देखें, हमारे पास कोई सी एम सहती की कोई वस्तु है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसकी वेलोसिटी v है, और यदि उस वस्तु पर हम एफ फोर्स लगा देते हैं तब उस वस्तु पर जो हम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अर्थात यहाँ पर जो बल होता है वो समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर के। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास यदि m है और ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तब यदि ये जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यदि इस ऑब्जेक्ट पर हम एक फोर्स F लगा दें, यदि इस डायरेक्शन में हम इस पर फोर्स F लगा देते हैं तो ये जो फोर्स होगा ये फोर्स समानुपाती होता है इस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के। और जो संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी dp/dt, इसकी जो डायरेक्शन होती है संवेग में परिवर्तन की जो डायरेक्शन होगी जिधर हमने फोर्स लगाया है उस फोर्स की डायरेक्शन में होती है। चलिए अब इसको आगे देखते हैं हम। यहाँ पर हमने देखा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू dp/dt। यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से कैंसिल करें, हटाएं, तो यदि समानुपाती का चिन्ह हम हटा दें तो हमारे पास आता है F = k dp/dt, जहाँ पर k हम एक नियतांक ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर p जो होता है मोमेंटम जो होता है वो हम जानते हैं कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है, p = mv यहाँ पर हम रख देते हैं। तो यहाँ पर यदि जो मास है वो कांस्टेंट है, समान है, यदि द्रव्यमान को m को स्थिर मानते हुए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि F = km dv/dt। यहाँ पर m जो है द्रव्यमान जो रहेगा वो स्थिर रहेगा, इसलिए हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और dv/dt की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं a, त्वरण। अर्थात dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। यहाँ पर dv/dt जो है वेग में परिवर्तन की दर, ये त्वरण को प्रदर्शित करती हैं। तो dv/dt की जगह हम a लिख सकते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन आती है F = ma। अर्थात हमारे पास जो फोर्स आता है वो फोर्स आता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अर्थात जो फोर्स होगा वो मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर यदि हम देखें तो, और ये जो F = ma होता है ये ही न्यूटन का दूसरा नियम होता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI पद्धति में जो फोर्स होता है उस फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। और यहाँ पर हम जो 1 न्यूटन की भी परिभाषा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 न्यूटन बल क्या होता है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में यदि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए
तो अर्थात बल के मात्रक का चयन इस प्रकार किया गया हो कि जब m इक्वल टू 1 अर्थात m इक्वल टू 1 और f इक्वल टू 1 हो। तो जैसे हम मास भी 1 यूनिट ले लें और जो फोर्स है वो भी 1 यूनिट ले लें, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारे पास 1 आता है। इस चयन के अनुसार समानुपातिक नियतांक k का मान 1 होता है, अतः न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार F इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ पर यदि हम फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन ले लें और m द्रव्यमान की वैल्यू 1 किलोग्राम ले लें, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्राप्त होता है वो हमें 1 प्राप्त होता है। अब यदि इसको हम आगे देखें तो न्यूटन के द्वितीय नियम को यदि आगे देखें हम, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया नेट बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल लगाने पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण बल की दिशा में उत्पन्न होता है। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो जिस दिशा में हम उस वस्तु पर बल लगाते हैं उसमें त्वरण एक्सेलरेशन उस ही दिशा में उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब इस न्यूटन की जो गति का द्वितीय नियम है, इस नियम को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बॉल को पकड़ने वाला जो कैचर होता है वो बॉल को पकड़ते टाइम अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है। वो अपने हाथों को इस प्रकार से पीछे की तरफ ले जाता है ताकि गेंद के द्वारा उसके हाथों पर जो फोर्स का जो मान है, जो फोर्स की जो वैल्यू है, कम लगे। अर्थात यदि बॉल को वो कैच लेगा तो उसके हाथों पर फोर्स लगेगा। अब यदि ये फोर्स लगेगा तो हाथों में चोट लगने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। कारण ये जो व्यक्ति होता है, ये जो कैचर होता है, वो अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है, जिसके कारण इसके हाथों पर फोर्स का मान बहुत कम लगता है। अब यदि फोर्स का मान बहुत कम लगेगा, फोर्स की वैल्यू बहुत कम होगी, तो निश्चित है जो संवेग में परिवर्तन होगा वो भी बहुत कम होता है। और जब संवेग में परिवर्तन जब कम होता है तो सीधी सी बात है कि जो फोर्स की वैल्यू कम होगी, और फोर्स की वैल्यू कम होती है तो जो खिलाड़ी के जो हाथ होते हैं उन पर चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन कुछ कैचर इस प्रकार के भी जो और सीधे कैच लेते हैं, वो किसी भी प्रकार अपने हाथों को पीछे की तरफ नहीं ले जाते। अब यदि हम हाथों से सीधे बॉल को पकड़ते हैं तो वहाँ पर बॉल के द्वारा जो फोर्स होता है उस फोर्स का मान बहुत अधिक होता है। अब यदि फोर्स का मान बहुत अधिक होगा तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और इस स्थिति में हाथों पर चोट लगने की संभावना हो जाती है।